हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसे दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दरअसल संविधान जिन आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक है, इसका निर्धारण भी प्रस्तावना से हो जाता है और दुनिया का बेहतरीन संविधान तैयार करने के संविधान सभा के श्रेय का बड़ा हिस्सा जाता है एक मसीहा को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। युगों युगों में कभी एक ऐसा मसीहा पैदा होता है जिसकी बातों और विचारों का देश और समाज पर बड़ा असर पड़ता है। उनके विचार युगों को बदल जाते हैं। अंबेडकर को जब हम लोग देखते हैं तो उनके जीवन के इतने ज्यादा शेड्स हैं, इतने चरित्र के इतने चेहरे हैं कि आप समग्र अंबेडकर को अगर आप देखें तो राष्ट्र नायक अंबेडकर या राष्ट्र निर्माता अंबेडकर के अलावा उनके लिए और कोई एक इमेज उन पर फिट नहीं बैठती है। आप उनको देखिए, संविधान निर्माता हैं, वो महिलाओं के आज़ादी के वो पक्षधर हैं, हिंदू कोड बिल लाते हैं, उनके इकोनॉमिक्स की उनकी थ्योरी पर इस देश में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, उनकी कल्पनाओं के आधार पर पहली बार एक रिवर वैली प्रोजेक्ट बनता है जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पर नदी के पानी से बिजली बनाना और सिंचाई दोनों काम होता है। तो सैकड़ों सेड्स हैं एक व्यक्ति के जीवन में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे ही महापुरुष हुए जिनकी बातों और जिनके विचारों ने देश के दलित और शोषित तबके के लिए सम्मानजनक जीवन का एक नया आधार पुख्ता किया। जिन लोगों में मेरा जन्म हुआ है, यदि मैं उनकी दास्ता की बेड़ियां न काट सका तो पिस्तौल की गोली से अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। हर विषय पर उनकी एक गहरी सोच थी, एक विजन था, एक नए भारत के निर्माण का विजन था और उसके मूल में वही था, समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर के मूल्यों पर आधारित भारतीय समाज का निर्माण कैसे हो। तो उस दृष्टि से देखें तो भारतीय समाज की जो मूल संरचना है उसमें बाबा साहब का योगदान है। वो केवल दलित समाज के बारे में नहीं सोचते थे, ये तो देश ने उनका एक ऐसा सोच डेवलप हो गई कि वो दलितों के बारे में ही सोचते थे। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट की हैं। आप देखेंगे कि जो आज के टाइम पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये बाबा साहब ने 1950 में ही कहा था, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड रिवराइन्स, नदी नालों को जोड़ने का प्रोग्राम चलाया जाए जिससे देश में कृषि का विकास होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास एक सैन्य छावनी महू में पैदा हुए थे। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुर्वादकर की 14वीं संतान थे। बाबा साहब के पिताजी यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार हुआ करते थे और ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो इंडियन फौज थी, वो इंडियन फौज की एक पलटन थी जिसमें इंडियन लोग जो फौजी थे वो रहा करते थे। इस बैरक को काली पलटन कहा जाता था कि काले लोगों की पलटन। उनका परिवार मराठी था
और मूल रूप से वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाबाड़ी के थे। अंबेडकर के पुरखे लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे। भीमराव के पिता रामजी ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे। रामजी पढ़े लिखे थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। बालक भीमराव 5-1 साल के रहे होंगे कि उनके पिता सतारा चले गए और 1896 में भीमराव का दाखिला वहां के स्कूल में करवा दिया गया। माना जाता है कि जाति की वजह से अपने स्कूली जीवन में उन्हें अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब के फादर 1891 में जब वो पैदा हुए तभी भी आर्मी में सूबेदार के पद पे थे, एक अच्छी हैसियत रखते थे। उनके वो बच्चे थे कि जहाँ आइडेंटिटी होती है वहाँ कास्ट अपना रोल प्ले करती है। वो तब भी था, आज भी है। कोई भी आज भी ये कह करके कि वो शेड्यूल कास्ट का है या दलित है, किसी प्रोमिनेंट रिलीजियस प्लेस पर या प्रोमिनेंट प्लेस पे अपनी जगह नहीं बना सकते। इन सब स्थितियों का धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त की। वो हिंदुस्तान के अंदर पहले महार थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी। तो जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी तो बाबा साहब के जो गुरु थे वो ब्राह्मण वर्ग के थे। कुलेस्कर गुरुजी उनका नाम था। वो बड़े अचंभित हुए। तो बाबा साहब का जो ओरिजिनल सरनेम था वो अंबेडकर नहीं था, बाबा साहब का सरनेम सकपाल था। तो उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने के लिए कि आज से तो तुम्हारी जाति का जो नाम है सकपाल, वो आज से वो नहीं रहेगा। आज तुमने ये अंबाडबे गांव का पूरा नाम रोशन करा है, तो आज से तुम आंबेवाड़ी करके लाओगे। हम तो ये समझते हैं कि जो अंबेडकर उनके टीचर थे, उन्होंने अपना नाम उनको दिया था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए दिया होगा या उनकी सोच में कहीं रहा होगा कि बच्चा हो ना रहे, आगे चल करके ऐसा ना हो जाए कि इसको जातिगत कुछ हो या अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़े, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया होगा। अब ये तो जो टीचर थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण्स का रोल बाबा साहब की पर्सनालिटी में, ग्रोथ में बहुत अच्छा रहा है। फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ, खर्चे की कमी हुई। एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहां ले गए। शायाजी गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। साल 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद वे एलिफिंस्टन कॉलेज से साल 1912 में ग्रेजुएट हुए। बड़ौदा के नरेश जो थे, महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा नरेश, उन्होंने जब स्कॉलरशिप दी थी तो स्कॉलरशिप देते वक्त जो रेट थे विदेश के खर्चे के, उसके अनुसार दी गई थी। लेकिन जैसे ही उनका प्रवेश हुआ था अमेरिका में, तो जो रुपयों का जो मूल्यांकन है, रुपया का अवमूल्यन होने से वो पैसा कम पड़ गया था। दूसरी बात, बीच में ही उनकी छात्रवृत्ति नहीं बढ़ने से उसी कम राशि में उनको गुजारा करना पड़ा। 1913 से 1915 के बीच जब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। इसमें उन्होंने दूसरे देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर विचार किया। बाद में अपने इन विचारों को उन्होंने द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की किताब में व्यक्त किया। उन्होंने विश्व के पूरे प्रवाह को, आर्थिक प्रवाह को जान लिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि ये हम मानते हैं कि ब्रिटिशों ने 200 साल के अपने शासन में भारत में सभ्यता तो दी, रोड तो अच्छे बनाए, पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफी की सेवाएं दी, लेकिन ये कैसा न्याय है कि भारत का जितना भी धन है और संपत्ति है वो युद्ध करने वाले ब्रिटिशों के लिए भारत को कर्जदार बनाते रहे हो। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के प्रभाव में आए अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से साल 1917 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी साल उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन पैसे की कमी थी तो शिक्षा बीच में अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। कुछ दिनों तक वे बड़ौदा राज्य के सैन्य सचिव रहे, लेकिन यहां भी जातिगत भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर अंबेडकर बड़ौदा से बंबई आ गए। साल 1917 से 1919 के बीच वे सिडेनहम कॉलेज बंबई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे।
डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े और सक्रिय राजनीति में भागीदारी शुरू की। अंबेडकर ने इसी दौरान 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नाम का एक मराठी साप्ताहिक भी शुरू किया। गांधी की पत्रकारिता के समानांतर और कई बार उससे ज़्यादा तीखे तेवर के साथ अंबेडकर की पत्रकारिता आती है। जैसे गांधी 1933 में जाकर हरिजन नाम की का अपना वो की पत्रिका लॉन्च करते हैं पुणे पैक्ट के बाद, जबकि अंबेडकर उससे बहुत पहले से मेरे ख्याल से वो 1920 के आसपास का समय रहा होगा, 1920 वाले दशक का मामला रहा होगा, जब वो मूक नायक ऑलरेडी वो चला रहे होते हैं। और एक तरह से जो दलित पब्लिक स्फीयर है, जो दलितों के बीच की आवाज़ और उनके बीच के विमर्श और उनके बीच के ओपिनियन मेकिंग, इसके लिए वो लगातार एक पत्रिका के और अखबार के महत्व को स्वीकार करते हैं। जो आप देखेंगे तो बाद में फिर नायक, फिर बहिष्कृत भारत, फिर उसका फिर प्रबुद्ध भारत के रूप में आप देखेंगे एक लंबी परंपरा उनकी आपको नजर आती है। साल 1920 से 1923 के बीच डॉक्टर अंबेडकर लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। वहां उन्होंने अपना शोध द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज पूरा किया और इसके लिए उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की गई। 1934 में हिल्टन यंग कमीशन इंडिया में आया। वो बाबा साहब की जो एमएससी की थीसिस थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस एंड करेंसी इन इंडिया, जिसको बेस बना करके वो हिल्टन यंग कमीशन ने रिसर्च किया और बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया। बाद में इसी प्रेजेंटेशन की रिकमेंडेशन को उन लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया। भारत का जो रुपया है, वो भारत का रुपया पहले ऐसा भी समय था कि उसका आधार गोल्ड था, स्वर्ण था, लेकिन ये ब्रिटिशों ने स्वर्ण के बदले स्वर्णमान तैयार किया। स्वर्णमान के बाद में पेपर मनी भी ला दिया और वो पेपर मनी के साथ रुपया ऐसा जोड़ा कि कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी रिजर्व बैंक, कोई भी निजी कंपनी, कोई भी जो मिंट है, वो मिंट जितना चाहे उतना रुपया असंख्य मात्रा में छापता था और जैसे ही मार्केट में ये अतिरिक्त छपा हुआ नोट आता था, वैसे वैसे रुपयों का अवमूल्यन होना आरंभ होता था। जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा गठित की। ये संस्था दलितों में शिक्षा और संस्कृति के प्रसार और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और उनकी समस्याओं के निदान के लिए बनाई गई थी। 1926 में वो बंबई विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। अगले साल यानी सन 1927 में बंबई के नजदीक कोलाबा में चौधर तालाब पर उन्होंने महार मार्च का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में अंबेडकर ने सार्वजनिक तालाब से सबके पानी लेने के हक की वकालत की। उस तालाब के अंदर गाय, ढोर, सुअर पानी पी सकते थे, लेकिन एक मनुष्य था, एक दलित और पिछड़े जो थे, उस तालाब के अंदर पानी नहीं पी सकते थे। वो बहुत बड़ी लड़ाई बाबा साहब ने जीती। स्त्री सरोकारों के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। स्त्री मुक्ति को भारत में जाति मुक्ति के प्रश्न से जोड़ते हैं और व्यक्तियों की आज़ादी के प्रश्न से जोड़ते हैं। वो जब मनुस्मृति जलाते हैं तो वो जानते हैं कि मनुस्मृति में जितने श्लोक शूद्र जातियों के बारे में है, उससे ज़्यादा श्लोक महिलाओं के को बांधने के लिए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हैं। और लगातार वो बोलते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति को मैं महिलाओं की प्रगति से जोड़ के देखता हूँ। इतना बड़ा वो उनका स्टेटमेंट है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं नहीं जानता कि इस दुनिया का क्या होगा जब बेटियों का जन्म ही नहीं होगा। 28 जुलाई 1928 के दिन उन्होंने बंबई विधान परिषद में स्त्रियों के लिए प्रसूति से जुड़े पहलुओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का जोरदार समर्थन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये देश के हित में है कि मां को बच्चे के जन्म के दौरान आराम मिले। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले तमाम कारखाने, खदान या ऐसे सभी उपक्रम जहां भारी संख्या